ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 41 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है। सो इस लेक्चर के अंदर हम जो हमारा चैप्टर 5 है यानी जुडिशरी। सो इसको हम जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने जो अपने लेक्चर नंबर 40 के अंदर जो हमने कोर्ट्स के बारे में जाना था, जुडिशरी के बारे में हमने जाना था कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, और हमने पूरे इस टॉपिक की जो एक ब्रीफ था, जो इसका समरी थी, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, यानी कोर्ट्स जो हैं इंडिया के अंदर उनके स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है। ओके, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जुडिशरी का रोल क्या होता है, और जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस लिए ज़रूरी है, और अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी ना हो तो किस तरह जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो किस तरह जो कोर्ट को हाईजैक कर लेंगे। ठीक है ना, और जो जजेस होते हैं, जो इंसाफ होता है सबसे बड़ी चीज़, उसको हाईजैक कर लेते हैं। सो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट की बात करें, यानी इंडिया जो हमारा है, हमारा जो मुल्क है इंडिया, इसके अंदर जो कोर्ट हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह काम करते हैं। सो बोथ यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ जो कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है ना, यानी हमारी कंट्री के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनकी लेवल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना, अगर हम देखें तो लोअर लेवल एक होती है लोअर लेवल, यानी जो लोअर लेवल है यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्ट मिलेंगे। ठीक है, लोअर लेवल के अंदर आपको मल्टीपल कोर्ट मिलेंगे। ठीक है ना, और इस तरह जो अपेक्स लेवल है, जो टॉप की लेवल है, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही कोर्ट मिलेगा, और जिस कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, सो जो लोग हैं हमारे, जो इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस कोर्ट से इंटरेक्ट हैं, यानी जिस कोर्ट को लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो होते हैं, उन कोर्ट को हम सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, या फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उनसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये जो कोर्ट होते हैं ये कोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस यहाँ पर सुनते हैं। इन कोर्टों के अंदर, इन अदालतों के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केस जाते हैं। पहले जो केस होता है इन्हीं के अंदर, यानी पहले जो केस होता है वो लोअर कोर्ट के अंदर जाएगा, फिर वहाँ से जब वो अगर ठीक ना होगा तो फिर वो उसको फिर हाई कोर्ट के अंदर अपील किया जाएगा। अगर वहाँ पर भी उसको किसी पार्टी को इंसाफ नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करेगा। यह हम आगे पढ़ेंगे किस तरह। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी अगर हम उसकी कम्प्लेक्स की बात करें पूरी, तो वो फिर उसके अंदर बहुत सारे कोर्ट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम ही से जानते हैं। अगर हम देखें तो ये जो कोर्ट होते हैं दीज आर यूजुअली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोअर कोर्ट होते हैं ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, या फिर तहसील लेवल पे होते हैं, या फिर टाउन में हम देखने को मिलते हैं। ये टाउन के अंदर कोई एक कोर्ट होता है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस सुनते हैं। ईच स्टेट, यानी हर स्टेट जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है। ठीक है ना, दे आर प्रिस्क्राइब्ड आवर द डिस्ट्रिक्ट जजेस। और जो जो भी ईच स्टेट जो है डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड आवर बाय द जज, यानी हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर एक जो जज होगा जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे, यानी डीसी डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है ना, सॉरी डीजे डिस्ट्रिक्ट, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, तो यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हर स्टेट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होगा। ठीक है, फिर आगे बहुत सारे जज होते हैं, जिस तरह एक डिस्ट्रिक्ट जज सीधा, फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह बहुत सारे आगे होते हैं जज, लेकिन जो मेन होता है वो डीजे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट जज। ईच स्टेट हैज़ हाई कोर्ट विच इज़ हाईएस्ट कोर्ट इन दैट स्टेट, यानी हर स्टेट जो है उसके अंदर एक हाई कोर्ट होता है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हर स्टेट जो है, अगर एक स्टेट है उसको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक हाई कोर्ट, एक एक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। और हर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक हाई कोर्ट होगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। हर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हाई स्टेट के अंदर, सॉरी, हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, यानी हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट, और सबसे टॉप पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया के अंदर हम देखें कि 27 स्टेट हैं, 27 स्टेट,
27 स्टेट में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल रेंडमली अगर हम बात करें एवरेज में, तो 27 स्टेट में 27 जो स्टेट होंगे 27 हाई कोर्ट होंगे। कितने? 27 हाई। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो ऐसी स्टेट हैं उनको एक ही स्टेट को दो स्टेट को एक एक हाई कोर्ट दिया गया है। लेकिन हम एवरेज की बात करते हैं, हम समझाने के लिए बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 27 स्टेट हैं और हमारे पास 27 हाई कोर्ट होंगे, और फिर ये 27 जो हाई कोर्ट होंगे ये इनके ऊपर एक ही कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ओके, एट द टॉप सुप्रीम कोर्ट दैट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेट है? न्यू दिल्ली में। एंड इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ा जो जज होता है हमारे इंडिया के अंदर वो है चीफ जस्टिस। यानी चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा जज होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को प्रिजाइड कौन करता है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट इन इंडिया। जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है वो सब कोर्ट, जो जितने भी कोर्ट हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहेंगे या फिर हम जिनको हाई कोर्ट कहेंगे, वो सब हाई कोर्ट के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग होगा। ओके, वो बाइंडिंग नेचर रखते हैं, यानी उनके ऊपर वो लाजमी है उनको मानना। ठीक है ना। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके बारे में हम कभी जानेंगे अच्छी तरह। तो इसका भी एक जो गोल है वो है पीस एंड जस्टिस स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। पीस और जस्टिस जो होता है ये एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसके बारे में हमें इंडिया को क्या करना है? कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है पीस और जस्टिस के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम जो डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम से हमें अच्छी तरह समझ जाएगा हमारी जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है, वो अगर हम उसकी उस पर नज़र डालें तो हमारे पास एक पिरामिड बन जाता है। ठीक है ना, पिरामिड बन जाता है। ये नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं तहसील लेवल पे। ठीक है ना, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक कोर्ट होता है। ठीक है ना, फिर टॉप में एक कोर्ट होगा, टॉप में एक कोर्ट होगा, वो है ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, फिर यहाँ पर हाई कोर्ट होता है। इस तरह समझो, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, फिर हाई कोर्ट होगा, हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट, फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये पिरामिड बन जाता है। ठीक है ना, यानी पहले नीचे बहुत सारे, फिर ऊपर थोड़े से कम, फिर ऊपर एक ही। ठीक है ना, तो ये एक पिरामिड बन गया। ये समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया पिरामिड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस नोट को अगर हम पढ़ें, द हाई कोर्ट वेर एस्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कलकत्ता, बम्बे एंड मद्रास इन 1862। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट इंडिया के अंदर बने वो 1862 के अंदर बने, 3 सिटी के अंदर। पहला जो है कलकत्ता, फिर बम्बे, फिर मद्रास। यानी जब ब्रिटिशर यहाँ पर थे उन्होंने सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनाए, 3 हाई कोर्ट बनाए, तो कलकत्ता, बम्बे और मद्रास के अंदर। और 1862 के अंदर ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके क्लास के अंदर जो क्लास एग्ज़ाम है 8th क्लास का, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहला हाई कोर्ट कब बना था, तो 1862 के अंदर बना था। और कलकत्ता के अंदर पहले, फिर उस 2 महीने के बाद बम्बे, फिर कुछ महीने के बाद मद्रास के अंदर, एक ही साल में अंदर 3 कोर्ट बनेगी। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। यानी हाई कोर्ट दिल्ली का है हाई कोर्ट, वो बहुत बाद में आया, यानी 1966 के अंदर, 100 साल बाद। ओके, करंटली देर आर 25 हाई कोर्ट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास 27 जो स्टेट्स हैं, 27 स्टेट हैं, लेकिन हमारे पास 27 हाई कोर्ट नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट कम है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ जिनको दो स्टेट को एक ही हाई कोर्ट दिया गया है। यानी दो स्टेट एक ही हाई कोर्ट उनको यहाँ पर प्रिजाइड करता है। वाइल मेनी स्टेट्स हैव देयर ओन कोर्ट्स। अगर हम बहुत अगर बात करें जनरली, तो बहुत सारी स्टेट जो हैं उनके पास अपना हाई कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर हमें अब देखेंगे कौन सी वो स्टेट हैं जो 2 स्टेटों के पास एक ही हाई कोर्ट है। एक है पंजाब एंड हरियाणा। ये एक ही कॉमन हाई कोर्ट शेयर यहाँ पर करते हैं, जो चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर लोकेटेड है, जो यूटी है। ओके, तो एंड 4 नॉर्थर्न स्टेट, यानी जो 4th नॉर्थर्न स्टेट हैं, एक तो असम है, नागालैंड है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो स्टेट्स हैं इनके पास एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, और जो गुवाहाटी के अंदर है, असम के अंदर। ओके, गुवाहाटी जो है असम के अंदर लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश जो है अमरावती एंड तेलंगाना हैदराबाद। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, 1 मिनट, आंध्र प्रदेश जो हमारे पास है जिसकी कैपिटल अमरावती है, और जो हमारे पास तेलंगाना है जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स। पहले इनके पास एक ही हाई कोर्ट होता था, लेकिन अब इनके पास 1 जनवरी 2019 के बाद इनके सेपरेट हाई कोर्ट्स हैं। ओके, सम हाई कोर्ट्स हैव ब्रांच बेंचेस इन अदर पार्ट ऑफ द स्टेट।
फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी बेंचेस जो स्टेट है, मतलब एक ही स्टेट है अगर, इसके अंदर एक ही हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना, वहाँ पर एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन बहुत सारी स्टेट यहाँ पर ऐसी हैं जिनके पास तो एक, ठीक है, एक हाई कोर्ट है, लेकिन इसके कुछ बेंचेस इसी स्टेट के दूसरे पार्ट के अंदर भी यहाँ पर बेंचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैं आपको समझाने के लिए बोलूँ, जिस तरह हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ये मैंने रैंडम एक मैप बना लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हाई कोर्ट है, ठीक है ना, तो इन्होंने कुछ बेंचेस यहाँ पर भी बना दिए हैं लद्दाख के अंदर। पहली बात मैं कर रहा हूँ जब जम्मू कश्मीर यूटी नहीं बना था। इस तरह यहाँ पर जम्मू के अंदर एक बेंचेस बन गया, ठीक है ना। तो ये क्यों बनाते हैं? ताकि जो जस्टिस है वो ईजिली एक्सेसिबल हो सके, और जो यहाँ के लोग हैं वो मतलब जो, एक मिनट, जो यहाँ पर लोग रहते हैं या यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उनको चल के यहाँ पर न जाना पड़े जस्टिस हासिल करने के लिए, बल्कि वो वहीं से आएँ और वहाँ का जो बेंच है उसके पास आएँ, वो उनको जस्टिस डिलीवर कर सकें। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि बेंचेस बनाना। ओके, एंड दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, येस दे आर इन इंडिया। यानी ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ जो कोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ जो कोर्ट्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 1 मिनट, यहाँ पर से हम लेते हैं इसको। तो डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट जो हैं ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। Another way to understand this integration is through the appellant system that exists in India. This means that a person can appeal to higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not justice. यानी हमारा इंडिया जो है इसके अंदर जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जुडिशियल सिस्टम है, क्योंकि जो हायर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो दूसरे लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। अगर हम इसको एक वे में समझें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो जिस तरह अगर कोई लोअर कोर्ट है उसके मतलब जो हायर कोर्ट है उनके पास एक पावर होता है, उसको अपीलेंट पावर कहते हैं। ठीक है, अब हमें समझ आने वाली है कि अपीलेंट सिस्टम, अपीलेंट पावर क्या होता है। अगर लोअर कोर्ट है उसके अंदर एक बंदा गया, उसको फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी चोरी हो गई, ठीक है ना, वो लोअर कोर्ट के अंदर जाएगा, उसकी तहसील के अंदर जो कोर्ट होगा वहाँ पर हो जाएगा, तो वो वहाँ पर केस करेगा, या फिर वहाँ पर, या उसकी जो ज़मीन है वो किसी दूसरे बंदे ने हड़प ली, तो वो उस कोर्ट के अंदर जाकर क्या करेगा, केस करेगा। तो अगर उस कोर्ट का डिसीजन इस बंदे को, यानी जिस बंदे ने केस किया था, इस बंदे को जस्टिस डिलीवर ना कर पाए, यानी ये बंदा इस कोर्ट के डिसीजन से पूरा एग्री नहीं करता, तो ये जो बंदा है ये इस कोर्ट की डिसीजन को हायर कोर्ट के ऊपर, यानी जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके अंदर जाकर अपील कर सकता है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं अपीलेंट पावर। यानी वो जो कोर्ट हाई कोर्ट होगा या वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होगा वो इस कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर देखेगा, रिव्यू करेगा और फिर उस पर ऊपर अलग अपना डिसीजन देगा। ओके, तो इसी को हम अपीलेंट सिस्टम कहते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्सन, ये हमने वही पढ़ी कि जो अगर उसको जजमेंट के ऊपर बिलीव नहीं है जो लोअर कोर्ट ने पास किया, तो वो जा सकता है आगे। ओके, तो वो दूसरे कोर्ट के अंदर भी जाकर कर सकता है, जो उसके ऊपर कोर्ट, जो उस कोर्ट से ऊपर कोर्ट होगा। ठीक है ना, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन्स बाय द अपीलेंट सिस्टम बाय ट्रैकिंग ए केस। अब हम जो अपीलेंट सिस्टम है वो अच्छी तरह समझ आने वाला है कि अपीलेंट सिस्टम असल में होता क्या है। हम एक केस को ट्रैक करेंगे यहाँ पर। इस केस का नाम है स्टेट यानी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। 1985 का केस है ये, जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया था, फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी लोअर दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया ये कोर्ट। पहले दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ हम इस केस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना, देखो, इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार जो हैं married a 20-year-old Sudha Gol and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families। यानी लक्ष्मण कुमार जो हैं वो 20 साल की उम्र में एक औरत से शादी करते हैं जिसका नाम है सुधा गोल, और वो एक फ्लैट के अंदर रहती हैं दिल्ली के अंदर, लक्ष्मण और उसकी जो ब्रदर्स हैं उनके फैमिली ब्रदर्स मेम्बर्स के साथ। ओके, ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। ओके, यानी जो सुधा है वो उसको जलाया गया और वो हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर वो डेड हो गई। ओके, हर फैमिली फाइल्ड ए केस इन कोर्ट। उसकी जो फैमिली थी यानी सुधा कुमार के जो मम्मी पापा थे उन्होंने केस किया कोर्ट के अंदर। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन ए ट्रायल कोर्ट। ओके, ट्रायल कोर्ट यानी लोअर जो कोर्ट था उसके अंदर यहाँ पर इस केस को सुना गया। जब सुनाई हुई इस केस की, 4 ऑफ हर नाइबर्स वेयर कॉल्ड फॉर एज एन ए विटनेस। यानी 4 नाइबर जो पड़ोसी थे उनको विटनेस यहाँ पर बुलाया गया कि आप आकर गवाही दो यहाँ पर। ओके, दे स्टैंड
that on night of December 1 they had heard Sudha screams and had forced their way into Lakshman's flat. Okay, यानी उन्होंने एक रात देखा, यानी दिसंबर जो एक था उसकी जो रात थी, यानी 1 दिसंबर को रात के टाइम उन्होंने जब सुना जो सुधा है वो चीख रही थी और उसको फोर्स कर किया जा रहा था लक्ष्मण के फ्लैट के अंदर. ओके, देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर शाड़ी इन फ्लेम्स. उन्होंने देखा सुधा जो है वो खड़ी है और उसकी जो शाड़ी है वो जल रही है. ओके, दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट. उन्होंने वहाँ पर यानी वहाँ पर जो आग लगी थी उसको उसके ऊपर वहाँ पर जो एक्सटेंशन वगैरह था, पानी कुछ भी था वो फेंका और फिर ब्लैंकेट वैंकेट उसके ऊपर डाला, बैग वैग डाले कि इसकी आग बुझ जाए. ओके, सुधा टोल्ड दैट हर मदर इन लॉ यानी शकुंतला ओके had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. उसकी जो मदर इन लॉ थी, सासू माँ जो थी, उन्होंने यहाँ पर केरोसिन उसके ऊपर डाला और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने यहाँ पर उसको आग लगा दी. ओके, ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ट्रायल के दौरान क्या होता है, member of Sudha's family and her neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash. यानी उसके जो नाइबर थे उन्होंने कहा कि सुधा और उसकी जो फैमिली है वो सुधा की जो इन लॉज थे उन्होंने यहाँ पर सुधा को यहाँ पर फोर्स किया कि वो और उनसे पैसे डिमांड कर रहे थे. ओके, और यहाँ पर उनको स्कूटर डिमांड कर रहे थे, फ्रिज डिमांड कर रहे थे और उसको एक बच्चे की डिमांड कर रहे थे कि आप बच्चे को जन्म दो, क्योंकि सुधा जो थी उसको बहुत टाइम से कोई औलाद नहीं हो रही थी. ओके, ये थी बात सुधा की. सो अगर हम आगे बात करें तो एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड दैट सुधाज साड़ी हैड एक्सीडेंटली कॉट फायर वाइल शी वाज हीटिंग मिल्क. यानी जो इसके डिफेंस में जो लक्ष्मण थी और उसकी जो माँ थी उन्होंने कहा कि जो सुधाज की जो साड़ी है उसको अचानक आग लग गई, एक्सीडेंटली आग लग गई जब वो पानी गर्म कर रहे थे. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण. यानी यहाँ पर अगर हम बात करें 1 मिनट, तो ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया कि जो सुधा थे, सॉरी 1 मिनट, ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर कन्विक्ट किया लक्ष्मण को, यानी जो सुधा का जो पति था लक्ष्मण, उसको उसकी मदर को यानी शकुंतला उसको और उसके जो ब्रदर इन लॉ थे यानी जो इसका भाई था, लक्ष्मण का भाई था, इसको भी यहाँ पर कन्विक्ट किया यानी सज़ा याफ्ता पाया और इनको सब तीनों को यहाँ पर डेथ की सज़ा सुना दी, यानी मौत की सज़ा यहाँ पर सुना दी. ओके, सो इसी फैसले को लेकर जो हमारा जो लक्ष्मण था उसकी जो माँ थी यानी शकुंतला और उसका जो ब्रदर था यानी जो जिसको हम कहते हैं जो सुधा का ब्रदर इन लॉ था, इन तीनों को जब यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई तो वो इस फैसले से, इस जो लोअर कोर्ट था इसके इस फैसले से यहाँ पर वो एग्री नहीं करते थे. इसलिए उन्होंने नवंबर 1983 को यहाँ पर क्या किया, जो हाई कोर्ट है उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने एक अपील दायर की. अब हमें समझ आएगा अपील क्या होती है. एक अपील दायर की इस वर्डिक्ट के ख़िलाफ़, यानी जो फैसला सुनाया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो उसको यहाँ पर अपील किया गया. ओके, जब हाई कोर्ट ने इस पूरे केस को सुना, आर्ग्यूमेंट को सुना, जो भी जितने भी लॉयर्स थे उनकी आर्ग्यूमेंट्स को सुना, उसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि जो सुधा थी उसको एक्सीडेंटली आग लग गई थी जब वो कास्ट बाई केरोसिन स्टोव, यानी जब वो केरोसिन स्टोव जो है उसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंटली फायर जो आग थी वो सुधा को लग गई थी, इसलिए सुधा यहाँ पर डाई होगी. और इसलिए हाई कोर्ट ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्रा यानी जो ब्रदर इन लॉ थे उसके सुधा के, इसको यहाँ पर एक्विटेड करार दिया, यानी यहाँ पर उसको बरी करार दिया इनको. तो इसी को हम कहते हैं अपील. ओके, आपको अपील का समझ आ गई हो कि अपील क्या होती है. यानी जब एक फैसले से कोई भी व्यक्ति एक फैसले से एग्री नहीं करता है तो वो उससे जो ऊपर कोर्ट होगा वहाँ पर जाकर वो अपील करेगा उस केस के ख़िलाफ़, उस जजमेंट के ख़िलाफ़. तो वो जो कोर्ट होगा वो उस अपील को उसको दोबारा सुनेगा, वकीलों को दोबारा सुनेगा और यहाँ पर फिर फैसला देगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोअर कोर्ट है उसके हर फैसले के ख़िलाफ़ ही हाई कोर्ट यहाँ पर फैसला दे. नहीं, हाई कोर्ट को जो ऐसा लगेगा कि ये जो अगर हाई कोर्ट यहाँ पर
उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पर अनजस्टिस हुआ है, तो वो यहाँ पर देगा अपना फैसला। ओके, सो आपको जैसा कि यहाँ पर याद होगा, जो हमारी क्लास सेवन्थ की बुक है उसका एक फ़ोटो ऐसे आपको यहाँ पर याद होगा कि वुमेंस मूवमेंट के ऊपर यहाँ पर एक फ़ोटो था, एक फ़ोटो ऐसे था वुमेन की मूवमेंट के ऊपर। उसमें आपने पढ़ा होगा कि 1980 के अंदर वुमेन्स का एक ग्रुप था पूरी कंट्री के अंदर, उन्होंने डोवरी डेथ के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ उठाई थी। उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स जो हैं उनकी फेलियर के ऊपर, यानी कोर्ट जो हैं वो यहाँ पर ऐसे केसों के ऊपर, जो डोवरी डेथ के केस होते हैं इनके ऊपर जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, इसको लेकर औरतों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। ओके, कि जो हमारे जुडिशरी हमारे कोर्ट्स हैं वो फेलियर हैं। ओके, तो ये जो हमारा ऊपर जो केस है, जो जजमेंट है हाई कोर्ट के द्वारा, इस जजमेंट को भी लेकर, क्योंकि ये 1983 के अंदर दी गई थी और उस वक्त 1980 से लेकर 1985 तक ये मूवमेंट चल रही थी औरतों की डोरी डेथ के खिलाफ, तो उस पर औरतें जो थी और जो वुमेंस थी वो काफ़ी ट्रबल हुई, काफ़ी नाराज़ हुई, और उन्होंने इस जजमेंट को लेकर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन की, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी हड़तालें की और यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक की, और इस तरह उन्होंने एक सेपरेट अपील हाई कोर्ट के इस डिसीजन के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी, क्योंकि इस हाई कोर्ट से ऊपर अब तो सुप्रीम कोर्ट ही बचा है। तो इसलिए हाई कोर्ट का जो डिसीजन था, जो तीनों बंदों को यहाँ पर एक्विट किया गया था, बरी किया गया था, तो उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की गई। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, किसके द्वारा, फेडरेशन ऑफ वुमेंस लॉयर, यानी फेडरेशन ऑफ वुमेंस लॉयर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपील दायर की गई। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ उस अपील को लेकर। सो 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना, यानी जो अपील उसके उस डिसीजन के ख़िलाफ़ थी, जिस डिसीजन के अंदर लक्ष्मण को और उसके जो दो फैमिली मेम्बर थे, उसकी माँ और उसका भाई, उसके अंदर हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था और बरी कर दिया था। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुने लायर्स के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक डिफरेंट ही डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लक्ष्मण और उसकी जो माँ हैं वो गिल्टी हैं, यानी वो यहाँ पर कसूरवार हैं, उन्होंने सुधा का यहाँ पर मर्डर किया है, लेकिन उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो उसके उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाए, इसलिए उसके ब्रदर इन लॉ को छोड़ दिया गया और दोनों बंदों को, यानी सुधा की सासू माँ को और सुधा के पति को यहाँ पर दोषी करार दिया गया और उनको यहाँ पर सज़ा दी गई। ओके, और सज़ा कैसी थी? द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज्ड ऑफ टू द प्रिजन फॉर लाइफ, यानी उम्र कैद यहाँ पर सुना दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम कह सकते हैं कि जो अपील होती है, अपीलेंट पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो लोअर कोर्ट है, जो भी लोअर कोर्ट है हमारी, जो तहसील लेवल के ऊपर, उसके ऊपर जो कोर्ट है उसके पास यहाँ पर अपीलेंट पावर हैं इस कोर्ट के ऊपर, यानी ये कोर्ट जो भी, यानी नीचे वाला कोर्ट जो भी यहाँ पर डिसीजन देगा, तो इससे ऊपर जो कोर्ट होगा वो इसके ख़िलाफ़ यहाँ पर अपील सुन सकता है। अब इसके ऊपर जो कोर्ट होगा वो इसके खिलाफ सुन सकता है। इस तरह ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है और एक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये पूरा स्ट्रक्चर। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो हमारे पास, जिस तरह हमने पढ़ा सब ऑर्डिनेट कोर्ट हैं, वो डिफरेंट जो यहाँ पर हम देखेंगे, दी सब ऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय डिफरेंट नेम्स, यानी सब ऑर्डिनेट को हम डिफरेंट नेम से यहाँ पर जानते हैं। ओके, जिस तरह दीज इंक्लूड ट्रायल कोर्ट, कभी कभी हम सब ऑर्डिनेट को ट्रायल कोर्ट कह देते हैं, जब उसके अंदर किसी केस का ट्रायल चल रहा होगा तो हम ट्रायल कह देंगे। ठीक है ना, यानी ट्रायल कहते हैं हम जब एक केस जाकर कोर्ट के अंदर यहाँ पर सीओ होता है, कोर्ट के अंदर दर्ज होता है, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो केस है इसके अंदर जस्टिस क्या है और अनजस्टिस क्या है, वो चीज़ें सब यहाँ पर डिसाइड करता है, एविडेंस सुनता है, दोनों पार्टी को सुनता है, तो इसी को हम ट्रायल कहते हैं। ओके, कभी कभी हम जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसको हम कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसको एडिशनल सेशन जज भी कहते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और सिविल जज भी यहाँ पर हम कह देते हैं, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ठीक है, सिविल जज। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि कब कब हम कोर्ट को कौन कौन सा नाम देंगे। ओके, कोर्ट तो एक ही होता है लेकिन नाम डिफरेंट यहाँ पर देते हैं हम, और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर देते हैं। ठीक है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो लीगल सिस्टम इंडिया का, जो लीगल सिस्टम है इंडिया का, जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं वो क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, यानी व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम।
तो अगर हम देखें कि जो हमने ऊपर डोवरी डेथ का जो केस पढ़ा हमने, ये होता है, इसको कंसिडर किया जाता है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, क्योंकि डोवरी डेथ जो है, जो यानी सुधा को जो यहाँ पर मर्डर किया गया, उसको जलाया गया, तो ये यहाँ पर एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक क्राइम है। क्योंकि डोवरी जो होती है, डोवरी डेथ जो होती है, वो सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक क्राइम होता है। ये क्रिमिनल लॉ की वायलेशन है। अभी आपको समझ आने वाला है कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है। फ़िलहाल आप इतना जान लो कि जो डोवरी डेथ का जो जो भी केस होगा या मर्डर होगा, जो वो एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ क्राइम होगा, हमारे समाज के ख़िलाफ़ एक क्राइम है, ठीक है ना, और क्रिमिनल लॉ की वायलेशन है। इन एडिशन टू द क्रिमिनल लॉ, द लीगल सिस्टम आल्सो डील्स विद सिविल केसेस। अब अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, इससे हट कर अगर हम देखें तो लीगल सिस्टम जो है वो तो सिविल लॉ के बारे में, सिविल केसेस के बारे में यहाँ पर बात करता है। आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा होगा कि हाउ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006, यानी एक सिविल लॉ बना था 2006 के अंदर, जिस सिविल लॉ का मतलब था टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ वुमेन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, डोमेस्टिक वायलेंस से वुमेन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, ये 2006 के अंदर एक केस बना था, एक सिविल केस बना था। लुक एट द फॉलोइंग टेबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो जो हमें नीचे टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर हमें कुछ सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिए गए हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर, जिसमें हमें समझ आने वाला है कि सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ यहाँ पर क्या होता है। सो सिविल लॉ अगर हम पहले हम क्रिमिनल लॉ देखें। अगर हम क्रिमिनल जो है लॉ है, डील्स विद कंडक्ट और एक्ट ऑफ द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग ए वुमेन टू ब्रिंग मोर, डॉवरी, मर्डर। ओके, यानी क्रिमिनल लॉ जो है ये एक ऐसे कंडक्ट के बारे में बात करता है, डील करता है, ऐसे एक्ट के बारे में डील करता है, ऐसे काम के बारे में डील करता है जिसके अंदर कोई ऑफेंस किया जाए, कोई जुर्म किया जाए, फॉर एग्जांपल थेफ्ट किया जाए, चोरी की जाए, किसी वूमन को हैरेस किया जाए, तंग किया जाए, या किसी से डॉवरी मांगी जाए, किसी से दहेज मांगा जाए, या किसी का मर्डर किया जाए, तो इनको हम कहेंगे कि ये क्रिमिनल है, ये क्राइम है, ये जुर्म है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फौजदारी। ओके, इस तरह अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो सिविल लॉ डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंसान है, एक इंसान, ठीक है ना, एक इंसान, उसके जो राइट हैं, कोई भी राइट हो उसका, उसको अगर यहाँ पर हार्म किया जाए, इंजरी की जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ये सिविल लॉ का वायलेशन है। फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ डी लैंड, अगर एक बंदा है वो यहाँ पर अपनी लैंड को सेल करता है, ये उसकी कुछ प्लॉट है, उसको उसने, ए बंदे ने बी बंदे को यहाँ पर इस लैंड को सेल कर दिया, बेच दिया। अब आगे चलकर कुछ दिन के बाद इनके दरमियान यहाँ पर इस लैंड को लेकर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, एक विवाद खड़ा हो जाता है, तो इसको हम सिविल लॉ, सिविल केस कहेंगे, और ये सिविल कोर्ट के अंदर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। ओके, परचेज़, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो परचेज़ ऑफ गुड्स, यानी कोई हम जब चीज़ें खरीदते हैं तो उसको लेकर अगर कोई हमें झगड़ा हो जाए, या रेंट मैटर, अगर हम किराया देते हैं, जो रेंट पर रहते हैं, तो उसमें जो झगड़ा हो जाए, ये सब, या डिवोर्स केसेस, अगर डिवोर्स केस जो होते हैं, तलाक जो दे देते हैं, जो हस्बैंड जो होगा वाइफ को तलाक देगा, तो ये सब सिविल केस होते हैं, ठीक है ना, ये एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ होते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं, जिस तरह मर्डर अगर हम देखें, ये मर्डर जो होता है, एक अगर हम देखें कि एक इंसान का कत्ल यहाँ पर कर दिया जाए, तो वो उस इंसान का कत्ल सिर्फ नहीं है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी का कत्ल है, वो हमारी पूरी सोसाइटी का कत्ल है, पूरी स्टेट का कत्ल है। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को, जो खौफनाक चीज़ें होंगी, उनको हम कहेंगे ये क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है ना। दूसरी अगर हम डिफरेंस की बात करें, इट यूजुअली बिगिनस विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, जिसको हम जानते हैं, ठीक है ना। क्रिमिनल लॉ जो होता है, जब कहीं पर क्राइम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल चोरी हो गई, किसी वूमन को हैरेस किया गया, मर्डर किया गया, डावरी मांगी गई, तो पहले जब ये केस स्टार्ट होगा, तो पहले इसके लिए पहले जाकर FIR करना ज़रूरी है पुलिस स्टेशन के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, आयो होगा, वो इसके ऊपर पहले इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, पूरी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसको हम FIR कहते हैं, ठीक है ना, जिसको हम फिर बाद में चालान कहते हैं, जो चालान जाकर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, ठीक है ना, उस केस को लेकर। उस केस के अंदर कोर्ट के अंदर जब उसकी सुनवाई होती है, तो उस चालान को पेश किया जाता है। उस चालान के अंदर तमाम बातें लिखी होती हैं कि इस क्राइम के रिलेटेड क्या क्या हमें सुराग मिले हैं, क्या क्या एविडेंस मिले हैं, वो हम सब उसके अंदर डालते हैं।
और सिविल केस अगर हम बात करें तो सिविल केस जो है, जो ए पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट by affected part only. In a rent matter, either landlord or tenant can file a case. ठीक है ना। अगर हम सिविल केस की बात करें तो सिविल केस जो है इसके अंदर सिर्फ एक पिटिशन की जाती है रिलेवेंट कोर्ट के अंदर। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर सेल ऑफ गुड्स की बात की जाए या सेल डीड की बात की जाए, तो इसके रिलेटेड अगर कोई, या सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पर विवाद होगा दो पार्टी के दरमियान, तो ये सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाकर पहले रिलेवेंट कोर्ट जो होगा, जो इन चीज़ों को डील करता है, फॉर एग्जाम्पल हम रजिस्ट्रार का कोर्ट भी कह सकते हैं, जैसा और बहुत सारे कोर्ट होते हैं जो इन चीज़ों को डील करते हैं, तो वहाँ पर जाकर ये केस फाइल किया जाएगा और उसी पार्ट के ख़िलाफ़, उसी पार्ट के लिए जो पार्ट अफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक बंदा है, पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है ना। पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ चीज़ पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ चीज़ बेची, यानी आपने लैंड बेच दी फॉर एग्जांपल। कल को अगर लैंड पर यहाँ पर कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो ये पर्सन ए जो है ये पर्सन बी को कोर्ट के अंदर यहाँ पर जब इसके ऊपर केस करेगा, तो सिर्फ लैंड के ऊपर केस करेगा, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर, ना सिर्फ जो चीज़ झगड़े वाली है उसी के ऊपर यहाँ पर केस करना और सिविल केस करना है, ठीक। क्रिमिनल केस यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर हम थर्ड यहाँ पर अगर हम देखें इसकी डिफरेंस, तो थर्ड डिफरेंस क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है, क्रिमिनल केस के अंदर, इट फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल। If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. अगर केस के अंदर, केस जब चला, ट्रायल चला, उसके अंदर एक्यूज्ड अगर गिल्टी माना गया, अगर कसूरवार माना गया, कसूरवार ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पर एक्यूज्ड को, यानी जो मुजरम होगा, उसको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा या उसको फाइन किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिविल केस के अंदर क्या होता है, द कोर्ट गिव्स स्पेसिफिक रिलीफ्स आस्क्ड फॉर, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीफ दिया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, उसने पर्सन ए और पर्सन बी है, वही हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लैंड की एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी को लैंड बेच दी और यहाँ पर बी ने कहा जाकर कोर्ट में कि ए ने मुझे यहाँ पर मैंने इसको कहा था मुझे 12 लाख दे दो, ठीक है, लेकिन एक ने मुझे सिर्फ 8 ही लाख दिया, बाकी 4 लाख नहीं दे रहा है। तो कोर्ट यहाँ पर जब केस सुनेगा उसके बाद डिसाइड करेगा और कहा कि कोर्ट कहेगा कि इसको रिलीफ प्रोवाइड कीजिए, यानी 4 लाख इसको दिए जाएँ और साथ में केस कुछ यहाँ पर जुर्माना भी डाल देगा उस ए के ऊपर कि आप 1 लाख इसको और दो, क्योंकि इसका कोर्ट का यहाँ पर ख़र्चा हुआ, इसको जो जहनी परेशानी हुई बी को, तो ये सब आप चुका दो। इसी को हम स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी गई है, इन ए केस बिटवीन ए लैंड लॉर्ड एंड ए टेनेंट द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट ऑफ द पेड। तो यहाँ पर जिस तरह वही हम ये एग्जांपल है, सेम ऐसी एग्जांपल है कि अगर लैंड लॉर्ड है, जो किराएदार, जो मकान का मालिक है, वो अगर अपना कमरा किसी को रेंट पे देता है, तो उनके दौरान अगर कोई विवाद और झगड़ा खड़ा हो गया, तो कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि या तो उस फ्लैट को या उस रेंटेड पार्ट को यहाँ पर वेकेट किया जाए, खाली किया जाए, और जो पेंडिंग जो रेंट है वो यहाँ पर पे किया जाए। बस इतनी बात होगी, ना कि उस जो लैंड लॉर्ड को, जो टेनेंट है यानी जो किराएदार है, उसको जेल में थोड़ी ना भेजा जाएगा। सिविल केस के अंदर जेल में नहीं भेजा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अब हमें कुछ एक्सरसाइज है कि फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मिनट, मेरा गला खुशक हो गया, माजरत चाहता हूँ आपसे। फिल इन द टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। आप यहाँ पर जो नीचे टेबल दिया गया है, इसको फिल करना है हमें, जो हमने सिविल और क्रिमिनल लॉ के ऊपर यहाँ पर हमने सीखा है। पहला अगर हम देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेशन, हमें कुछ वायलेशन यहाँ पर दी गई है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, फिर ब्रांचेस दी गई हैं कि ये कौन सी ब्रांचेस के अंदर फॉल करेगा और प्रोसीजर क्या होगा इसका, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहली जो वायलेशन है वो है, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर, मैं अपना गुल्ला थोड़ा तर करता हूँ। सो ए ग्रुप ऑफ गर्ल आर persistently harassed by a group of boys while walking to the school। यानी जो एक ग्रुप ऑफ गर्ल है, उसको एक ग्रुप ऑफ बॉय हर दिन यहाँ पर, जब वो ग्रुप ऑफ गर्ल यानी जो औरतों का, वो लड़कियों का जो ग्रुप है, वो जब स्कूल जाती हैं तो बॉयज़ का ग्रुप उनको तंग करता है। तो ये कौन सा लॉ है, ये कौन सी, पहले हमें पढ़ना है कि जो वायलेशन है ये कौन सा लॉ है, किस लॉ की वायलेशन है। ये क्रिमिनल लॉ है सिंपल, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, ये पूरी सोसाइटी के खिलाफ है। और हमने पढ़ा था कि जो वुमेंस होती हैं, जब उनको यहाँ पर हैरेस किया जाता है, तो उसको हम क्रिमिनल लॉ के अंदर यहाँ पर लेते हैं। और प्रोसीजर क्या फाइल किया जाएगा, प्रोसीजर जो होगा यहाँ पर, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजर होगा यहाँ पर, पहले जो लड़कियाँ होंगी वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगी,
यहाँ पर हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। लड़कियाँ होंगी वो जो पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगी, वहाँ पर एफआईआर किया जाएगा। एफआईआर करने के बाद वो जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो आयोग होगा, वो वहाँ पर अपनी पार्टी भेजेगा और उन लड़कों को उठा कर लाएगा उस पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उन पर एक पूरा चालान बनाएगा, पूरी रिपोर्ट बनाएगा, उनसे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा कि आप क्यों यहाँ पर लड़कियों को तंग करते थे। और फिर उन लड़कों को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उनके ऊपर जो केस बनाया होगा उस केस को देखकर, उस चालान को देखकर कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इन लड़कों ने क्या जुर्म किया और उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, यानी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, उसको पढ़कर कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगी कि इसको इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। हैरेसिंग ऑफ वुमेन, यानी जो लोग औरतों को यहाँ पर हैस करते हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा जो हमारा यहाँ पर हमारी कंडीशन है वो ये है कि टेनेंट, एक किराएदार जो है, हु इज़ बीइंग फोर्स टू मूव आउट, यानी उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप निकलो, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड जो है उसके ख़िलाफ़ वो जाकर केस करता है, यानी लैंडलॉर्ड एक टेनेंट को यहाँ पर फोर्स कर रहा है कि वो उस लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को छोड़े और वहाँ से निकले, ठीक है ना, यानी एक किराएदार को। तो यहाँ पर ये जो है ये सिविल लॉ है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ है और एक सिविल केस के अंदर, कोर्ट के अंदर यहाँ पर फाइल किया जाएगा, स्यू किया जाएगा उस लैंडलॉर्ड को एक सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब इस पर क्या होगा, इस पर जो टेनेंट है वो जाएगा सीधा कोर्ट के अंदर, वहाँ पर कोर्ट की फ़ीस भरकर वहाँ एक वकील करेगा और वहाँ पर एक अपना केस जो है वो दायर करेगा। उसके बाद कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई करेगी, लैंडलॉर्ड को यहाँ पर समन भेजेगी और लैंडलॉर्ड यहाँ पर अपना आकर डिफेंस देगा और फिर जाकर वहाँ पर डिसाइड होगा कि हाँ कौन दोषी यहाँ पर ठहरा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, रिलीफ प्रोवाइड की जाएगा, जंक्शन प्रोवाइड की जाएंगी। वो एक लंबा कंसेप्ट है, वो आपको हायर क्लास के अंदर समझ आएगा। सो आई थिंक कि हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया और हमारा सेशन भी बहुत लंबा चला गया। सो आज के लिए इतना ही। और आज हमने जो चीज़ें पढ़ी उसको थोड़ा सा हम एक नज़र दे देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने पढ़ा कि जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है इंडिया के अंदर वो क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ जो पहले जो कोर्ट हैं इंडिया के अंदर, कौन से कोर्ट हैं, और फिर हमने पढ़ा था कौन सी स्टेट हैं जिनके पास दो स्टेट एक ही कोर्ट है। एक तो हमारे पास पंजाब और हरियाणा थी, और फिर 4 ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी। उसके बाद हमने एक केस पढ़ा था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार का, जिसमें हमने देखा कि एपिलेंट पावर क्या होते हैं। उसी के बाद अगर हम आगे बात करें तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, यानी लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी, जिसमें हमने सिविल और क्रिमिनल लॉ को यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया और हमने कुछ वायलेशन पढ़ी और उसके ऊपर हमने देखा कि कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर वायलेट हुई हैं। तो ये सब था आज का हमारा टॉपिक। आई थिंक कि आपको आज के हमारे जितनी भी बातें थी वो आपको अच्छी तरह समझ आई होंगी, आपने अंडरस्टैंड की होंगी। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा, हमारा सेशन अच्छा लगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक भी करते जाइए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।